हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुवाज क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? कोशिका, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल। देखिए सेल, CELL, सेल, इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका। देखिए इसका जो है कोशिका ये इंग्लिश नेम है और इसका एक नाम होता है, इसका बायोलॉजिकल नाम जो होता है वो होता है साइटो। ठीक, और जब हम इसका अध्ययन करते हैं यानी कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। तो देखिए इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अब देखिए बात आती है कोशिका होता क्या है। तो कोशिका जो है सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी जीवधारी यानी जीव जंतु हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक होता क्या है? संरचनात्मक का मतलब ये हुआ कि उनकी बनावट के आधार पे, उनकी संरचना के आधार पे, और क्रियात्मक का मतलब हुआ कि उसकी क्रिया के आधार पे। तो आप सेल को बता सकते हैं कि सजीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम सेल कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके पिता यानी जनक कौन थे। तो देखिए पिता, ऐसे लिखिए इसको, इनका खोज ना, खोज या फिर जनक कौन थे? तो रॉबर्ट हुक थे। रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था। अब ये रॉबर्ट हुक जो थे ये मृत्यु कोशिका का खोज किए थे। और एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी वैन लीeuwenhoek। देखिए इन्होंने क्या किया था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका, देखिए जीवित कोशिका का खोज कौन किया था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एंटोनी वैन लीeuwenhoek, इन्होंने 1674 में किया था। 1674 में। देखिए यदि आपसे कोई पूछता है कि कोशिका का खोज कौन किया था तो आप बताएंगे कि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने ही किया था। देखिए कोशिका का खोज जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने ही किया था, चाहे वो जीवित की हो या मृत्यु, खोजा तो पहले रॉबर्ट हुक ने ही तो था। अगर आपसे कोई जब पूछे जीवित कोशिका का खोज कौन किया था तब आप बताएंगे एंटोनी वैन लीeuwenhoek। ठीक, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा, इतनी बात थी कि कोशिका का जो इंग्लिश नेम होता है वो होता है सेल। ठीक, और जो इसका बायोलॉजिकल नाम होता है वो होता है साइटो। और जब हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका का अध्ययन करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और इसके जनक कौन थे यानी खोजकर्ता कौन थे? तो आप बताएंगे कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जो है कोशिका का खोज किया था। और जीवित कोशिका की बात की जाए तब आप किसको बताएंगे? एंटोनी वैन लीeuwenhoek को। अब देखिए आगे देखते हैं कि कोशिका सिद्धांत कौन दिया। देखिए कोशिका सिद्धांत, कोशिका, देखिए कोशिका सिद्धांत कौन दिया था ना?
कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लाइडेन स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ठीक, तो स्लाइडे और स्वान ने क्या बताया कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, आपसे अगर कोई पूछे कि हमारा शरीर किससे मिलकर बना है तो आप बताएंगे कि हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। और उसे कौन बताया था? स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारा शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया। अब देखिए, बात करते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो आप बताएंगे कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की होती है। एक मिनट, देखिए, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा। ठीक, अब बात आती कि सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की आती होगी। तो अब आपके मन में आएगा कि जब सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की होती होगी तो सबसे बड़ी किसकी होगी? तो सबसे बड़ी जो होती है, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। देखिए, सबसे बड़ी जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग का अंडा इसे लिख दे रहे हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए, अब बात आती है कि सबसे बड़ी मानव में कौन सी होती है और सबसे छोटी मानव में कौन सी होती है। तो हम आपको बता दें कि मानव में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है, देखिए, मानव में सबसे बड़ी ना, सबसे बड़ी मानव में सबसे बड़ी जो होती है वो फीमेल के अंडाणु की होती है। फीमेल के अंडाणु की जो होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो हम इसके लिखते हैं फीमेल के अंडाणु की, अंडाणु की। ठीक, अब बात आती है मानव में सबसे छोटी, तो लिखेंगे आप मानव में सबसे छोटी देखिए, मानव में सबसे छोटी जो होती है वो मेल के स्पर्म की होती है। देखिए, इसको हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु। ठीक, तो आपको इतना समझ में आ गया कि सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, और फिर मानव में सबसे बड़ी कोशिका और मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो अब इसके आगे हम बताते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यानी सबसे बड़ी नहीं, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे लंबी जो होती है, सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका
देखिए जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है हमारे ब्रेन में, यानी न्यूरॉन की। न्यूरॉन कहाँ पाया जाता है? न्यूरॉन जो होता है हमारे ब्रेन में पाया जाता है, यहाँ पीछे साइड। देखिए आप कितने लोग सोचते हैं कि लंबी और बड़ी में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो हम बता दें कि लंबी का मतलब ये हुआ, जैसे समझ सकते हैं कि लाल किला जो है वो बहुत बड़ा है, कुतुब मीनार बहुत लंबा है, तो इस लंबा का मतलब वही हुआ कि सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन की होती है। और इसमें ख़ास बात एक और है न्यूरॉन की, कि ये न्यूरॉन जो होता है ये विभाजन रहित होता है। न्यूरॉन क्या होता है, यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, विभाजन रहित। ये क्या होता है? विभाजन रहित होता है। विभाजन ना, देखिए ये क्या होता है? विभाजन रहित होता है। विभाजन रहित का मतलब यह हुआ कि इसमें जो है कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो जैसे अगर आपको चोट लगती है सर में, मान लीजिए अगर आप कहीं बाइक वगैरह कुछ भी लेके जा रहे हैं, गलती से आप फिसल गए या गिर गए, तो क्या होता है कि आपको इसलिए कहा जाता है कि आप हेलमेट लगा के रखिए। अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो जानते हैं क्या होगा? जैसे आप बाइक से गिरेंगे तो आपके सर में जो है चोट लगेगा, तो उससे क्या होगा कि जब अगर हल्का फुल्का चोट रहेगा तो वो ऊपर रहेगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ही तेज़ घाव लग गया और न्यूरॉन में आपको चोट लग गई, तो वो क्या होगा? ठीक होने वाला नहीं है। इसलिए आपको सरकार कहती है कि बाइक चलाते वक्त आप हेलमेट लगा के रखिए, नहीं तो न्यूरॉन में क्या होता है? सेल का विभाजन नहीं होता है, आप पागल हो जाएंगे, वो ठीक होने वाला नहीं है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि सबसे तेज विभाजन किस में होता है। तो तेज विभाजन जो होता है लीवर में होता है। देखिए तेज विभाजन, तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। देखिए तेज विभाजन कहाँ होता है? लीवर में। लीवर, इसको इंग्लिश में भी लीवर ही कहते हैं। देखिए हमारे लीवर में क्या होता है? कोशिका का विभाजन बहुत तेज होता है। तो अगर लीवर को काट दिया जाए तो फिर भी अपने आप से ठीक हो सकती है, लेकिन न्यूरॉन क्या होगा? न्यूरॉन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सबसे तेज विभाजन किस में होता है। यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे तेज विभाजन कहाँ होता है, तो आप बताएंगे कि सबसे तेज विभाजन जो होता है हमारे लीवर में होता है। और विभाजन कहाँ पे नहीं होता है, या विभाजन रहित कौन सी कोशिका होती है, तो आप बताएंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है कि ये विभाजन रहित होती है और इसमें विभाजन नहीं होता है। तो इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ईंट को अगर आप सिस्टमेटिक जोड़ते जाएंगे तो एक दीवार बनता है ना, दीवार। और किसी दीवार को जो सिस्टमेटिक सजा देंगे तो क्या बन जाता है? कमरा। एक रूम बन जाता है, यानी एक कमरा। और इसी कमरों को अगर सिस्टमेटिक सजा दिया जाए तो क्या बनता है? एक घर बन जाता है ना। तो जैसे अगर हम केवल ईंट तो जोड़ेंगे नहीं, अगर ईंट ही जोड़ देंगे केवल, फिर भी दीवार बन जाएगा, लेकिन दीवार थोड़ा सा क्या होगा? कमजोर। अब देखिए जैसे कोशिका को क्या करते हैं हम लोग, उसी प्रकार से ठीक, मान लीजिए कोशिका को हम जोड़ते हैं ना, कोशिका। देखिए अगर हम कोशिकाओं को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? ऊतक। ठीक, अगर इसी ऊतक को हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है? अंग बन जाता है, अंग। ठीक, अगर इसी अंग को हम जोड़ दें तो क्या बन जाता है? एक शरीर बन जाता है, शरीर। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं, जैसे आपको लग रहा होगा कि केवल कोशिकाओं के जोड़ने से ऊतक तो बनेगा ही नहीं। देखिए जैसे क्या होता है ना, जैसे अगर आप
जैसे किसी दीवार को तैयार कर रहे हैं तो इसमें केवल ईंट तो होगा नहीं, सीमेंट होगा, बालू होगा, बहुत कुछ होगा। उसी प्रकार से कोशिका के अंदर अभी बहुत कुछ है। कोशिका बहुत लंबा टॉपिक है, इसे थोड़ा पढ़ने में भी टाइम जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे हम कोशिकाओं को जोड़ते जाते हैं तो वो ऊतक बनता है, और ऊतक को हम अगर जोड़ देते हैं सिस्टमेटिक तो अंग बन जाता है। उस अंग को अगर सिस्टमेटिक जोड़ दिया जाए तो शरीर, जैसे हमारा हाथ, आँख, कान, नाक, ये सब क्या है, एक अंग है। उसी प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं और ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, और अंग, पूरे अंग को अगर मिला दिया जाए तो क्या हमारा बन जाता है, एक शरीर बन जाता है। तो ये ट्रिक इसलिए बता रहे हैं कि इससे आपको क्या होगा कि ये चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला अब हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए, पहला क्या पढ़ते हैं, देखिए कोशिका झिल्ली। बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली क्या होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को कहा जाता है। तो ये क्या होता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप प्लस जंतु, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये किसका बना होता है, तो ये प्रोटीन का बना होता है। ये प्रोटीन का बना होता है। ये किसका बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। ठीक, अगर आपसे कोई पूछता है कोशिका झिल्ली क्या होती है, देखो कोशिका झिल्ली जो होती है वो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। तो पादप क्या होता है और जंतु क्या होता है, आप तो अब समझ ही रहे होंगे इतना। देखिए, ये पादप जो होता है, जैसे पादप का मतलब हुआ कि पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, पादप। जैसे, और जंतु क्या होते हैं, जो चल फिर सकते हैं, ठीक, और पेड़ पौधे तो चल फिर नहीं सकते, बस एक स्थान पे खड़े होकर हिल डुल सकते हैं, ठीक। पादप जो होते हैं एक स्थान पे खड़े होकर हिल डुल सकते हैं, और जो जीव जंतु होते हैं क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकते हैं। और इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, चलिए अब दूसरा देखिए। देखिए, अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति क्या होती है। कोशिका भित्ति जो होती है केवल प्लांट में पाई जाती है, यानी पादप में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, पादप में। देखिए, कोशिका भित्ति जो होती है वो पादप में पाई जाती है। मान लीजिए जैसे कोई ये सेल हो गया, ठीक, ये जैसे मान लीजिए कोई सेल हो गया, तो कोशिका भित्ति और, देखिए कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली में क्या अंतर है। देखिए, जैसे कोशिका भित्ति जो होती है पादप में पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। देखिए सेलुलोज, ये सेलुलोज की बनी होती है ना, और ये प्रोटीन का बना होता है। तो कोशिका भित्ति पादप में ही केवल क्यों पाया जाता है, तो जैसे अगर मान लीजिए कोई सेल हो गया, ठीक, इसके बाहर का जो, जैसे हम लोगों के जीव जंतु जो होते हैं उनमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये होता है कोशिका झिल्ली, और पेड़ पौधे में भी सुरक्षा प्रदान करता है कौन, ये देखिए सुरक्षा प्रदान करता है, इसको लिख सकते हैं, सुरक्षा प्रदान करता है।
ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है ना। देखिए कोशिका भित्ति में जो होता है, ये बाहर वाली जो ऐसे ऐसे लगी रहती है, देखेंगे ना, ये होता है कोशिका भित्ति, ठीक। और ये जो है पतली वाली, ये है कोशिका झिल्ली। तो जैसे अगर हमें किसी, जैसे मान लीजिए मार्केट अगर हम जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, सब्जी कुछ भी लेते हैं, तो क्या होता है, एक ठो प्लास्टिक में, जैसे हमें सब्जी लेना है, कुछ लेना है, एक प्लास्टिक में हम भर लेते हैं तो आसानी से चला जाता है, ठीक। अगर जैसे कभी क्या होता है कि ज़्यादा चीज़ अगर उसमें भर लिया जाए तो हमें एक झिल्ली और लगानी पड़ती है, यानी एक पन्नी और लगाना पड़ता है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं वो ज़्यादा भारी होते हैं, तो भारी चीज़ में क्या होता है कि दोहरी झिल्ली होती है या फिर कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो सुरक्षा प्रदान करती है पेड़ पौधे में। और जो है ये सेलुलोज की बन, जैसे हमारा कपड़ा हो गया, अगर आपसे पूछा जाए ये इसमें क्या पाया, इसमें भी सेलुलोज पाया जाएगा, क्योंकि ये पेड़ पौधे में पाया जाता है सेलुलोज ना। तो कागज़ भी पेड़ पौधे से बना है तो उसमें भी क्या है, सेलुलोज है। और कपड़ा भी देखिए कपास के पौधे से बना है तो इसमें भी क्या है, सेलुलोज है, ठीक। और केवल आप इतना याद रखें कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, वो जंतु पादप दोनों में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति जो होता है वो केवल पादप में पाया जाता है और ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक।